नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट्री की क्लास नंबर 3, जिसमें हम एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और थोड़ा सा डिस्कशन ये भी कर लें बच्चा, काफ़ी 4-5-7 दिन से क्लास नहीं हो रही है, तो आपको मैंने रीज़न बताया था। अभी भी आप देखोगे मेरी आइज़ आपको अभी भी रेड दिख रही होगी, बट अब चाहे आंखें लाल दिखे या चाहे बुखार आए, कुछ भी आए, फीवर हो, लेकिन अब मैं आपकी क्लासेस नहीं रोकूंगा। कोई वैलिड रीज़न या कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी तभी, अदरवाइज़ क्लास नहीं रुकेगी। और अभी 15 अगस्त के जस्ट बाद, मतलब 16 अगस्त में AFO की क्लासेस जो है लगभग 3 क्लासेस कर दूंगा, है ना, एक दिन में 3 क्लासेस। तो ऑलमोस्ट अगर अपन 2.5 महीने पे जाते हैं, अगर महीने में 25 दिन भी क्लास होती है तो 75 क्लास एंड देन 75 देन 75, तो लगभग 3 महीने में हमारा कोर्स आराम से 200-250 लेक्चर हो जाएंगे। तो चिंता नहीं करना बच्चा, आप लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है, भरोसा दिखाया है कि सर करवाएंगे, तो मैं पूरा करवाऊँगा। चिंता नहीं करना है, नोट्स भी मिलेंगे। 15 अगस्त को मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह के बारे में बताऊँगा, सारी चीज़ें होगी। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है फॉरेस्ट्री का, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेक्चर में हमने फॉरेस्ट डिस्कस किया था। ठीक है, सबसे पहले लेक्चर में हमने फॉरेस्ट डिस्कस किया था, सेकंड लेक्चर में हमने फॉरेस्ट्री डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री। एक चीज़ और बच्चा मैं बता दूं आपको, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना बच्चा, आप कहीं पे भी पहले कभी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, या मुझसे ही पहली बार पढ़ रहे हैं, या आपके पास किसी और संस्थान के नोट्स भी रखे होंगे, तो मैं इतना अपनी तरफ से श्योर आपको बोलना चाहूँगा कि मैं आप किसी भी संस्थान के नोट्स उठा के देख लेना, फॉरेस्ट्री के या किसी भी सब्जेक्ट के, मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ाऊँगा, कम नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप किसी भी संस्थान के पेड कोर्स के 10,000 के, 5,000 के, 8,000 के किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा के देख लेना और मेरे नोट्स देख लेना, मैं उससे आपको ज़्यादा ही पढ़ाऊँगा। वो जितना उनके इसमें नोट्स में रहेगा वो तो मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। मेरी तरफ से जो कुछ एक्स्ट्रा है, मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं पढ़ाऊँगा। और जैसे ही हमारा फॉरेस्ट्री कंप्लीट होगा, फॉरेस्ट्री की एक MCQ क्लास लेके आऊँगा, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। सबसे पहले बच्चा मैं बात करता हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है। एग्रो फॉरेस्ट्री, तो एग्रो फॉरेस्ट्री ये टर्म से आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2 अलग अलग टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका एग्रो, है ना। एग्रो मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं क्रॉप्स। एग्रो मतलब वो यहाँ पर आप क्या समझोगे, एग्रीकल्चर क्रॉप। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स यहाँ पर है। ठीक है, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप्स। और यहाँ पर आप देखोगे फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री का मतलब आ जाएगा ट्री क्रॉप। क्या आ जाएगा, ट्री क्रॉप्स। ठीक है, तो एग्रो अगर हम डिफाइन करें एग्रो फॉरेस्ट्री को, तो बच्चा क्या हो जाएगा, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप एंड ट्री क्रॉप। क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड टी क्रॉप। एग्रीकल्चर क्रॉप एंड टी क्रॉप्स का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्या, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक, क्या है ये, कॉम्बिनेशन है एग्रीकल्चर क्रॉप और ट्री क्रॉप का। अब इसमें और थोड़ा सा हम डेफिनेशन पे जाएं, एज पर दी बुक्स और अदर जो है इस वेबसाइट्स पे दी है, उसमें आप ये समझ सकते हो कि ये क्या है, ये कलेक्टिव नेम है। मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, कलेक्टिव नेम है। सीधी समझ में आ रहा है, एक एग्रो है और फॉरेस्ट्री है, दोनों नाम को इन्होंने कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो ये कलेक्टिव नेम है। किसके लिए, लैंड यूज सिस्टम के लिए। मतलब जो हमारी भूमि है उसको हम और बेटर तरीके से यूज़ कर पाए, और ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी ले पाए, और ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या डिफाइन किया गया है, इसको बोला गया है इट इज़ ए कलेक्टिव नेम। इट इज़ ए, क्या है ये, कलेक्टिव नेम। कलेक्टिव नेम का मतलब क्या है, इट इज़ ए कलेक्टिव नेम ऑफ लैंड यूज सिस्टम। इट इज़ ए कलेक्टिव नेम ऑफ लैंड यूज सिस्टम। लैंड यूज सिस्टम, ठीक है, क्या है ये, कलेक्टिव नेम है लैंड यूज सिस्टम का। और इसके अंदर होगा क्या, इन्वॉल्विंग ट्री क्रॉप्स विथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स on the same unit of land, on the same unit of land।
अब ये पूरी डेफिनेशन है जो बुक्स वगैरह में आपको मिलेगी। तो ये क्या है, कलेक्टिव नेम है, एक एग्रो है एक फॉरेस्ट्री है, दोनों को कलेक्ट कर दिया तो कलेक्टिव नेम हो गया लैंड यूज सिस्टम का। मतलब कि जो भूमि है उसको हम प्रॉपर तरीके से यूज करें जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, एक तो ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिले और क्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिले। ठीक है, इसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया है, एक तो इन्होंने ले ली क्या, ट्री क्रॉप, फॉरेस्ट्री मतलब ट्री क्रॉप हो गया विथ एग्रीकल्चर क्रॉप, एग्रो मतलब हो गया यहाँ पर एग्रीकल्चर क्रॉप। किस भूमि पर, सेम जो एक इकाई भूमि हमने ली थी उसी भूमि पर फॉरेस्ट भी मतलब ट्री भी होना और उनके बीच में क्रॉप भी होना। ठीक है, यहाँ इस तरीके से ये आपकी फील्ड है, या तो आप यहाँ पर मेड पर ट्री लगा लो और यहाँ आपकी क्रॉप हो जाएगी, या फिर क्या करो कि यहाँ पर ये आपके ट्री हो जाएंगे और बीच में क्या हो जाएगी, क्रॉप्स हो जाएगी, है ना। इस तरीके से लगाते हैं जिसको एले क्रॉपिंग बोलते हैं, जो फर्स्ट लेक्चर में मेरे से रिले बोला गया था। तो एले क्रॉपिंग फार्म में जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री। तो इसके पीछे बच्चा रीज़न क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और इसके पीछे रीज़न ये है बच्चा कि इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। एक तो गवर्नमेंट का अल्टीमेट एम क्या है कि फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना। ठीक है, जैसे कि जो स्टैंडर्ड है ना एनवायरमेंटल लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। तो एक अल्टीमेट एम तो ये हो गया गवर्नमेंट का कि फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करना। दूसरा, फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे बेनिफिट्स है, फार्मर्स को फसल के साथ साथ उसको वुड, फुल वुड मतलब ईंधन के लिए लकड़ी मिल जाए, फोडर मिल जाए, फाइबर मिल जाए। देन सेकेंड थिंग, जो फार्मर्स की जो क्रॉप है ना, अगर स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही है, तो वो जो ट्री होंगे, जो पेड़ होंगे, वो उस हवा को रोकेंगे ताकि फसल खराब ना हो। कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके। एक वाटर सेट मैनेजमेंट में भी इसका यूज़ होता है। ये बायोमास के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, फिर इन्वायरमेंट को बैलेंस रखते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, बोलते हैं ना कि पेड़ पौधे होंगे तो बारिश अच्छी होगी, तो ये सारे बेनिफिट्स इसके होते हैं। इसलिए इसके जो है गवर्नमेंट भी इस सेक्टर में कई सारे प्रोग्राम्स करती है। और इसमें मैं आपको बता दूं चीज़ कि इसमें एक व्यक्ति है जिसने बेहतरीन काम किया था। जैसे मैं बोलूँ तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, मान लो ये रिवर है, उसके जो सैंड बार होते हैं, क्या होते हैं, सैंड बार। सैंड बार पर एक व्यक्ति है जिसने क्या लगाए थे, पेड़। ठीक है, पेड़ लगा कर उसने क्या बना दिया था, एक फॉरेस्ट डेवलप कर दिया था। क्या कर दिया था, पूरा फॉरेस्ट डेवलप कर दिया था उस ब्रह्मपुत्र नदी के सैंड बार में। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम है मोलाई पेयांग। ठीक है, मोलाई पेयांग, इसको क्या बोला जाता है बच्चा, इसका नाम क्या है, मोलाई पेयांग इसको बोला जाता है। इसका नाम क्या है, जादव मोलाई पायेंग। नाम क्या है इसका, जादव मोलाई पायेंग इसका नाम है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं बच्चा ये, तो ये आपका लिखो जोरहट आसाम। जोरहट आसाम के ये रहने वाले हैं और इन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चा, फॉरेस्ट मैन बोला जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं को द मोलाई फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो इन्होंने सैंड बार की तरफ जो फॉरेस्ट डेवलप किया था, इसको द मोलाई फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसको ये जादव साहब जो है, इनको बोला जाता है सोल ऑफ द फॉरेस्ट, सोल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की एक आत्मा बोल सकते हो, या फॉरेस्ट की जो आत्मा है, इन्हीं को कहा जाता है, किसको, जादव मोलाई पेयांग। ठीक है, इन्होंने 16 साल की उम्र में पेड़ लगाना शुरू किया बच्चा, 16 साल की उम्र से। तो इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास जो भी सैंड बार था, एरिया था, वहाँ पर इतने 16 साल की उम्र से लेके अभी तक इतने सारे पेड़ लगा दिए, पूरा एक जंगल बना दिया। इसके लिए इनको क्या मिला था, पद्मश्री भी मिला है। इसको याद रखना, इनको क्या मिला है, पद्मश्री भी दिया गया है। ठीक है, इनको पद्मश्री भी दिया गया है। क्लियर है। तो ये थोड़ी सी कहानी है कि ठान लो तो कुछ भी संभव है ना। ठान ली तो जीत है और मान ली तो हार है। तो इन्होंने ठान लिया है 16 साल की उम्र से ही पेड़ लगाना, और आज भी पेड़ लगाते रहते हैं ये। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना कि जादव मोलाई पेयांग कौन है, तो बहुत सारे वीडियोस इनके ऊपर आपको मिलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। ठीक, यहाँ पर जब बात आई कि
ट्री के साथ साथ हम क्रॉप्स भी लगाते हैं, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड व्यक्ति है जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाल ही रिसेंटली में आरयू में एग्जाम हुई थी, वहाँ पर वाटर सेट में ये पूछ लिया था कि वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, कि वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। तो राजेंद्र सिंह जो है वाटर मैन ऑफ इंडिया उनको बोला जाता है। इसी तरीके से फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है, जादव मलाई पेयंग है, जो जोरहट आसाम के रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, फादर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, तो ये कौन है बच्चा, ये है डाइट्रिच। ये कौन है, डाइट्रिच ब्राडीज। डाइट्रिच ब्राडीज जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, ये दो चीज़ें आपको समझ में आई। ठीक, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी, एग्रो फॉरेस्ट्री में हम यहाँ पर बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, कि एग्रो फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। देखो अभी जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है ना कि इसके क्या क्या एडवांटेज है, वही ऑब्जेक्टिव है। देखो एग्रो फॉरेस्ट्री करने से चीज़ें क्या हो रही हैं, एक तो जो लैंड कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये क्या करता है कि जो साइट है, जो लैंड है, जो भूमि है, उसको कंजर्व भी करता है, संरक्षित भी करता है, साथ ही उसमें इम्प्रूवमेंट भी करता है। कि इम्प्रूवमेंट किस पाए का, उसकी फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट करता है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम शुड कैसा होना चाहिए, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम कंजर्व एंड इम्प्रूव द लैंड, कंजर्व एंड इम्प्रूव द साइट या लैंड। ये इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम क्या करेगा, एक तो करेगा जो भूमि है उसको संरक्षित करने का काम करेगा, साथ में उसमें इम्प्रूवमेंट मतलब उसकी फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट करने का काम भी ये करेगा। सेकंड क्या है, ऑप्टिमाइज करेगा। सेकंड क्या करेगा, ये ऑप्टिमाइज करेगा। क्या, ऑप्टिमाइज दी कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ ट्री एंड क्रॉप्स। ठीक है, पेड़ पौधों के जो प्रोडक्शन है साथ ही साथ जो फसलों का प्रोडक्शन है वो दोनों क्या होना चाहिए, ऑप्टिमाइज होना चाहिए। मतलब कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन वहाँ पर मिलेगा, कंबाइंड प्रोडक्शन मिलेगा टी और क्रॉप का, किसके, एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया, अब हम बात करते हैं किसकी, कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री ये काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा आगे जाके। अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे चल के इसका अलग से और एक बड़ा लेक्चर इसका होगा एग्रो फॉरेस्ट्री का, मतलब इसके कंपोनेंट का, है ना, कि एग्रो फॉरेस्ट्री में जितने भी कंपोनेंट है उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कंपोनेंट कौन कौन से बच्चा, यहाँ पे कंपोनेंट की बात करें तो आपको मिल जाएगा, एक मिलेगा आपको एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम, ऐसा बोल सकते हैं, एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। तो एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम के अंदर क्या है, मतलब इसको अगर आप थोड़ा सा एलोबरेट करो तो इन शब्द को तोड़ दो। एग्री मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रॉप्स, प्लस सिल्वीकल्चर मतलब आ जाएगा यहाँ पे फॉरेस्ट डेवलपमेंट मतलब ट्री क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स प्लस ट्री क्रॉप्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम एग्री सिल्वी बोल सकते हैं। सिल्वीकल्चर का मतलब होता है फॉरेस्ट डेवलपमेंट, और सिल्वीकल्चर में आपको शायद सेकेंड लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। फॉरेस्ट डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है, ट्री क्रॉप्स को डेवलप करना या लगाना। तो क्रॉप प्लस ट्री यहाँ पर एग्री सिल्वीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, एग्री सिल्वीकल्चर के बाद आ जाएगा आपका सिल्वी पास्चरल सिस्टम। क्या हो जाएगा, सिल्वी पास्चरल सिस्टम। सिल्वी पास्चरल सिस्टम का क्या मतलब है बच्चों, सिल्वी का मतलब आप समझ गए, सिल्वी का मतलब तो हो गया यहाँ पर ट्री। ठीक है, ट्री क्रॉप, प्लस पास्चरल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, पास्चरल का मतलब हो जाएगा एनिमल, या आप बोल सकते हो फॉडर क्रॉप्स, एनिमल रेयरिंग या फॉडर क्रॉप्स। ठीक, ये आपका हो गया सिल्वी पास्चरल सिस्टम।
नंबर 3 हम ले सकते हैं एग्री सिल्वी पास्चरल सिस्टम। क्या आ जाएगा? एग्री सिल्वी पास्चरल सिस्टम। इस सब सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में। अब यहाँ एग्री मतलब तो हो गया आपका क्रॉप्स भी ले लो, प्लस ट्री भी ले लो, प्लस आप एनिमल रेयरिंग भी कर लो, ठीक, ये तीनों आ जाएगा तो एग्री सिल्वी पास्चरल के अंदर। क्लियर है? फोर्थ में आ जाएगा आपका एग्री हॉर्टी सिस्टम। एग्री हॉर्टी सिस्टम, एग्री हॉर्टी सिस्टम का मतलब एग्री मतलब तो ये हो गया आपका क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट वेजिटेबल और ये, ठीक है, ये आपका एग्री हॉर्टी सिस्टम हो गया। एग्री हॉर्टी सिस्टम के बाद हॉर्टी सिल्वी पास्चरल सिस्टम। आप तो यहाँ पे आ गई आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्लस ट्री क्रॉप्स प्लस एनिमल, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं हॉर्टी सिल्वी पास्चरल सिस्टम। फिर आ जाएगा आपका एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम नंबर 5, ठीक है, एग्री सिल्वी और एक्वाकल्चर सिस्टम। एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम का मतलब बच्चा यहाँ पे एग्री मतलब आपका हो गया क्रॉप्स, कौन सी? फील्ड क्रॉप्स। सिल्वी मतलब हो गया आपका ट्री क्रॉप्स, ठीक है, और एक्वाकल्चर मतलब हो जाएगा फिश प्रोडक्शन, आप बोल सकते हो, ठीक है, फिश प्रोडक्शन। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है और इन कंपोनेंट्स को आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। एग्री सिल्वी कल्चर है जी, इन सब सिस्टम्स को थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और आगे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी समझेंगे, उनके पल्प को भी पढ़ेंगे आगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन जो फॉरेस्ट ट्री है ना, टीक है, अपना यूकेलिप्टस है, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आने वाले 4-5 लेक्चर और होंगे। अब ये मत सुनना कि सर इतने सारे लेक्चर हो रहे हैं, भैया मेरा काम है पूरा पढ़ाना, डिटेल में पढ़ाना, चाहे लेक्चर 1 हो या 10 हो, ठीक है। हवा में बात करके ऐसे घुमा के नहीं बात करेंगे, है ना। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब मैं बच्चा बात करूँगा आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री। क्या बात करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री। तो इसके जो मेन 3 कैरेक्टर है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, उसको आप बोल सकते हो। नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, ठीक। नंबर 2 आपको मिलेगा सस्टेनेबिलिटी, और थर्ड मिलेगा आपको एडोप्टेबिलिटी। तीनों को थोड़ा सा समझ लो। प्रोडक्टिविटी की बात मैंने अभी की आपसे कि हमारा एग्रोफॉरेस्ट्री का मेन एम क्या है कि कंबाइन प्रोडक्शन, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन लेना, फील्ड क्रॉप के साथ साथ ट्री क्रॉप का, दोनों का प्रोडक्शन हमें चाहिए। जैसे ट्री से फार्मर्स भी अगर लगाता है अपने फार्म पर, तो उसको क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए फ्यूल के लिए, है ना, उसको फोडर चाहिए अपने एनिमल्स के लिए, फाइबर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें मिल जाती है उससे। और क्रॉप से जो है वो अपना जो भी क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप लेना चाह रहा है, जो भी क्रॉप लेना चाहे वो उससे मिल जाती है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ही यही है कि अगर यहाँ पर एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम करते हैं तो जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिलता है। ये प्रोडक्टिविटी के सेंस में ये बात बोली गई है, ठीक। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम क्या करता है? फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, देन जो सॉइल है उसको कंजर्व करने का काम करता है, सॉइल को संरक्षित करने का काम करता है, मृदा को संरक्षित करने का काम करता है। तो अगर हम एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के थ्रू सॉइल को कंजर्व कर पाते हैं, सॉइल को, मृदा को संरक्षित कर पाते हैं, तो हम लंबे समय तक जो है प्रोडक्शन ले पाते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सतत विकास, लगातार विकास होना, मतलब लंबे समय तक हम जो है अच्छे से प्रोडक्शन ले सकते हैं। जैसे कि बोला जाता है ना कि अगर आप केमिकल, बार बार केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल वगैरह छिड़कोगे तो एक समय के बाद भूमि जो बंजर हो जाएगी, मतलब कि उसकी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो वो सस्टेनेबल जो फार्मिंग कहलाती है, क्योंकि वहाँ पर लंबे समय तक जो है प्रोडक्शन आप ले पाते हो, ठीक है। मतलब लो इनपुट हाई आउटपुट वाली कंडीशन है, जिसको हम सस्टेनेबल फार्मिंग बोलते हैं। एडोप्टेबिलिटी का मतलब होता है इसको एक्सेप्ट करना। भैया फार्मर कम्युनिटी जो है, किसान लोग जो है, किसान समुदाय है, इस एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम को एक्सेप्ट करें। इसी एक्सेप्टेंस को क्या बोलेंगे? एडोप्टेबिलिटी की। भैया इस सिस्टम को एडॉप्ट करो। फार्मर जो है अपनी फसल के साथ साथ ट्री क्रॉप भी लगाए, एनिमल रेयरिंग भी करे, एक्वाकल्चर भी करे, ठीक है, एक पूरा इकोसिस्टम्स बने, ठीक है। जो बेसिक इकोसिस्टम है, मतलब बेसिक कंपोनेंट जो है
अगर मैं बेसिक कंपोनेंट की बात करूं, बेसिक अगर कंपोनेंट की बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, आपको मिलेगा एक तो यहाँ पर ट्री, ठीक है। अगर बेसिक सिस्टम की बात करें बच्चा तो आपको मिलेगा यहाँ पर ट्री, ठीक। सेकेंड आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगी आपको क्रॉप्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एनिमल्स। अब एनिमल्स मुझे बनाना आता नहीं बच्चा, है ना, फिर भी समझ जाना। बेकार बनाए पर समझ जाना, ठीक है। एनिमल हो गया, क्रॉप्स हो गई और ट्री हो गया। ये बेसिक कंपोनेंट है किसका, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का, ठीक है। क्रॉप्स प्लस एनिमल प्लस ट्री, ये बेसिक कंपोनेंट है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का, ठीक है। इसको एग्री सिल्वी पास्टरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एग्री सिल्वी पास्टरल। तो ये इसके कैरेक्टर है, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चा सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। क्या होता है सोशल फॉरेस्ट्री? तो सोशल फॉरेस्ट्री बच्चा ये टर्म जो है ये किसने दिया था, वेस्टोबी ने दिया था, ठीक है। क्या नाम है, किसने दिया था, जेसी वेस्टोबी ने ये टर्म्स दिया था, ठीक है। ये टर्म जो है सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्म है ये किसने दिया था, जेसी वेस्टोबी ने। जेसी वेस्टोबी ने ये टर्म दिया था, ठीक। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, इट इज़ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट को मैनेज करना फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल कम्युनिटी। मतलब कि ऐसी जगह पर फॉरेस्ट डेवलप करना जिससे उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, उसको सोशल फॉरेस्ट्री बोलेंगे। मतलब सोसाइटी के पास में अगर कोई फॉरेस्ट डेवलप है, सोसाइटी के पास में अगर कोई फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हो रहा है जिसका डायरेक्ट फ़ायदा किसको मिले, उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिले, तो उसको हम सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब आप सीधा सा यही समझो कि सोसाइटी के पास में अगर कोई फॉरेस्ट डेवलप्ड हुआ है या फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हो रहा है जिसका डायरेक्ट बेनिफिट वहाँ पर आसपास में रहने वाले या सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सोशल फॉरेस्ट्री। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ लोकल कम्युनिटी। क्या बोलेंगे, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। देखो डेफिनेशन कई प्रकार से आपको मिल सकती है, अलग अलग प्रकार से। नोट्स में आपको और प्रकार से डेफिनेशन मिल जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग है, हर साइंटिस्ट ने अपनी तरीके से डिफाइन किया है। तो इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। आसपास में रहने वाले जो लोकल लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो समुदाय हैं, उनको जो है लाभ हो, उनको फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए जो फॉरेस्ट हम मैनेजमेंट करते हैं, जो उस फॉरेस्ट को डेवलप करते हैं, उस फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। और ये टर्म किसने दिया, जेसी वेस्टोबी ने दिया है, ठीक है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है, इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या आएगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट आएगा। इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड इट इंक्लूड्स, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, एफॉरेस्टेशन ऑफ डिफॉरेस्टेड एरिया। क्या हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन ऑफ डिफॉरेस्टेड लैंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चा, एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट को डेवलप करना जहाँ पर लंबे समय तक कोई भी फॉरेस्ट नहीं था, कोई भी ट्री या कोई भी वेजिटेशन नहीं था। मतलब एफॉरेस्टेशन का मतलब समझा रहा हूँ, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ऐसी जगह फॉरेस्ट को डेवलप करना जहाँ पर कई सालों तक या लंबे समय तक कोई भी वहाँ पर ट्री कवर नहीं था, कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे। वहाँ पर अगर फॉरेस्ट आपने डेवलप किया, जैसे मान लो कि सालों पहले होगा, मतलब 100 साल 50 साल 10 साल पहले वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, लेकिन 100 साल से 50 साल से वहाँ पर कोई पेड़ पौधे या कोई भी ट्री कवर नहीं है, वहाँ पर अगर आप फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये खाली पड़ी भूमि है, ठीक, ये खाली पड़ी भूमि है, यहाँ पर आपने अपने फॉरेस्ट डेवलप कर दिया जहाँ पर कई सालों तक जो है लंबे समय तक यहाँ पे नहीं था, इसको हम एफॉरेस्टेशन बोल सकते हैं।
लेकिन मान लो ये भूमि है, यहाँ पर ये पेड़ है, यहाँ पर ये पेड़ है, यहाँ पर ये पेड़ है। अब यहाँ पर पेड़ था वो डैमेज हो गया, यहाँ पर पेड़ था वो डैमेज हो गया, यहाँ पर पेड़ था वो भी क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो ये ऑलरेडी फॉरेस्ट है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर पेड़ जो है डैमेज हो गए या काट दिए गए या जो भी होगा, वहाँ पर जो है आप क्या करो, पेड़ लगाओ। इसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इसको कहते हैं। ठीक है, टर्मोलॉजी में अलग से पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना, सारे टर्मोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, जितने भी टर्म्स इसमें आए हैं वो सब अलग से पढ़ेंगे। तो सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब हो गया कि जो लोकल कम्युनिटी है, जो आपस पास में जो सोसाइटी है, उनके बेनिफिट्स के लिए अगर हम फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, या पर वहाँ पर एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कहाँ मिले, सोशल, जहाँ वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को मिले। अब बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकता है उनको? फ्यूल, मतलब फ्यूल वुड, मतलब ईंधन के लिए लकड़ी, उनको फोडर मिल सकता है वहाँ से, उनको फाइबर मिल सकता है वहाँ से, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। फिर आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, रिक्रिएशन हो सकता है, बच्चों के लिए घूमने फिरने की जगह हो सकती है, ये सारा आता है इसके अंदर। ठीक है, समझ गए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वॉल्विंग रूरल इन्वायरमेंट इम्प्रूविंग, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द रूरल इन्वायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इम्प्रूविंग रूरल एनवायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। क्या है इसका? सोशल डेवलपमेंट। ये इसके क्या है? ऑब्जेक्टिव है। भाई रूरल भी होना चाहिए डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल का भी क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट, सुधार होगा। सीधी सी बात है, अगर आप कोई गांव है या कोई सोसाइटी है उसके पास में अगर फॉरेस्ट का डेवलपमेंट कर रहे हो तो वहाँ के आसपास का इन्वायरमेंट भी बेटर होगा, प्लस सोशल डेवलपमेंट भी होगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है किसका? सोशल फॉरेस्ट्री का। ठीक है बच्चा, ये समझ गया आप। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री टर्म्स यहाँ देखो, इसके अलावा कुछ टर्म्स है। मैं जैसे बात करता हूँ, यहाँ पर हमने पढ़ लिया फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, फार्म फॉरेस्ट्री हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आपका एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। इसको समझिए क्या होता है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री को समझिए। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री नाम से समझ में आ रहा है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है बच्चा? एक्सटेंशन जो है ये क्या है? एक्सटेंशन वर्ड आप समझोगे तो ये लैटिन वर्ड है। कौन सा? एक्स प्लस टेंसिस बोलो या टेंसियो बोलो, टेंसिस या टेंसियो। इसका मतलब तो होता है आउट, मतलब बाहर, और इसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग। क्या होता है? स्ट्रेचिंग, मतलब बाहर की तरफ फैलाना। अब यहाँ पर टर्म क्या है? फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब यहाँ पर क्या हो गए? ट्री क्रॉप्स या पेड़ पौधे। तो जो पेड़ पौधे हैं इनको फैलाना। अब फैलाना या इसका एक्सटेंशन करने का मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चा, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, जहाँ पर ट्री की ग्रोथ नहीं है, जहाँ पर पेड़ पौधों की ग्रोथ नहीं है, वहाँ पर क्या करना? वहाँ पर पेड़ पौधे लगाना। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है। मतलब क्या है? जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे कि जो पब्लिक रोड है ना, हमारे हाईवे हो गया, प्रधानमंत्री रोड हो गया, जो भी रोड है, पब्लिक रोड है, उनके आसपास की जो खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पर पेड़ पौधे लगा दो। फिर आपका जो कैनाल बैंक है, मतलब जो नहरें हैं, जो नहरें जा रही है, उसके आसपास जो है वहाँ पर पेड़ लगा दो। ठीक है, फिर रेलवे लाइन से, जो रेलवे लाइन से है ना, ट्रेन की पटरियाँ हैं, उसके आसपास की जो जगह है वहाँ पर पेड़ पौधे लगा दो। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। मतलब कि यहाँ पर फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करना, जहाँ पर ट्री ग्रोथ नहीं है। तो कहाँ पर नहीं है? कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई ट्री नहीं है, कहाँ पर नहीं है? तो पब्लिक रोड हो गए, आपका जो कैनाल नहर वाला एरिया हो गया, रेलवे लाइन्स के आसपास की जगह हो गई, ऐसी हर जगह जहाँ पर पेड़ पौधे, ट्री ग्रोथ नहीं है, वहाँ पर लगा दो। ठीक है, वहाँ पर लगाना एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहलाता है। रेलवे लाइंस के अकॉर्डिंग, पब्लिक रोड के आसपास, रेलवे लाइन के आसपास ये पेड़ पौधे लगाने के कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो भैया इन्वायरमेंट, वहाँ का वातावरण भी शुद्ध होगा। दूसरा जो है, इस पर अतिक्रमण नहीं होता है। लोग क्या करते हैं? जगह घेर लेते हैं। रेलवे लाइन के आसपास खेते होते हैं ना, तो वहाँ पर पूरी तरीके से अगर आप पेड़ पौधे लगा देते हो ना, तो फिर उसको उस पर क्या करना? अतिक्रमण करना मुश्किल हो जाता है। जैसे नोएडा में आप देखोगे, नोएडा के रोड काफ़ी चौड़े चौड़े हैं, और उसके बाद वहाँ पर पेड़ लगाए हुए हैं। वो क्यों लगाए हुए हैं? उसके दो, एक तो इन्वायरमेंट, दूसरा ये कि भविष्य में अगर मान लो और पॉपुलेशन बढ़ती है, रोड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन पेड़ को काटकर रोड लाइन्स को और बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नोएडा में देखने को मिलेगा, बाकी आप जो जगह देखोगे तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा। तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का यहाँ पर मतलब क्या हो गया बच्चा? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का यहाँ पर मतलब है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरिया डिवाइडेड ऑफ ट्री ग्रोथ। मतलब क्या हो जाएगा? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ
forestry. It is the practice of forestry in a area devoid of tree growth and other vegetation. Tree growth and other vegetation. मतलब समझ रहे हो कि हमें फॉरेस्ट को डेवलप करना है, फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस करनी है, मतलब पेड़ पौधे लगाना है। कौन से एरिया में? जहाँ पर पहले ट्री ग्रोथ और कोई किसी प्रकार की कोई भी वेजिटेशन नहीं है, मतलब कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई भी श्रब झाड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे एरिया में फॉरेस्ट को, ट्री को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना, ये क्या कहलाता है? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। तो ऐसे एरिया क्या है? लाइक पब्लिक रोड, क्या हो जाएगा? पब्लिक रोड्स, ठीक। आपका आ जाएगा कैनाल बैंक्स के आसपास, ठीक। रेलवे लाइंस, इनके आसपास अगर आप पेड़ पौधे जो नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो वहाँ पर डेवलप करना एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहलाता है। अब इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंदर बच्चा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंदर मैं बताता हूँ एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अंदर आएगा आपका मिक्स्ड फॉरेस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है AFO में, ठीक है। दूसरा आता है आपका शेल्टर बेल्ट, सी आ जाएगा आपका विंड ब्रेक्स, क्या आ जाएगा? विंड ब्रेक्स। और चौथा है लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन, ठीक है। ये चार इस एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंदर आते हैं। मिक्स्ड फॉरेस्ट्री का मतलब समझते हो? चलो एक 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट्री की। मिक्स्ड फॉरेस्ट्री जैसे हमारे मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है ना, मिक्स्ड फार्मिंग होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है, वैसे मिक्स्ड फॉरेस्ट्री है। मिक्स्ड फॉरेस्ट्री, ठीक है। जैसे हमारी मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, बहुत सारी क्रॉप्स के बीज को आपस में मिला दिया और लगा दिया, कोई डेफिनेट रो पैटर्न नहीं, कोई रेशियो नहीं है, किसी पर्टिकुलर अनुपात में नहीं है। तो मिक्स्ड फॉरेस्ट्री का मतलब होता है यहाँ पर इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पर देखो सिंपल से समझ लो, यहाँ आ जाएगा तो आपका फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। ट्री क्रॉप्स हो गया। ट्री क्रॉप्स के साथ आप लगा लो फ्रूट क्रॉप्स, फ्रूट ट्री प्लस फॉडर ट्री। ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाता है? मिक्स्ड फॉरेस्ट्री कहलाती है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मिक्स्ड फॉरेस्ट्री कहलाती है, ठीक। राइजिंग ऑफ ट्री क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स एंड फॉडर क्रॉप्स, ठीक है, इन्हें सेम यूनिट ऑफ लैंड्स बोल सकते हो, उसको मिक्स फॉरेस्ट्री कह देते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा बी शेल्टर बेल्ट। ये शेल्टर बेल्ट वगैरह आप सब जानते हो, ठीक है। शेल्टर बेल्ट ये हम उधर भी पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर। शेल्टर बेल्ट का मतलब कुछ नहीं है। शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर वाइल्ड बेल्ट ऑफ ट्री, श्रब एंड ग्रासेस लगानी है, ठीक है। इट इज़ ग्रोइंग ऑफ वाइट बेल्ट ऑफ ट्री हो गया, क्रॉप श्रब, ट्री हो गया, श्रब्स हो गया एंड ग्रासेस, इसको हम क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट। अभी ऐसा क्यों करते हैं? फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द विंड, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द विंड, हवा के तेज चलने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ट्री, श्रब और ग्रासेस लगा देते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप है वो ख़राब ना हो, हवा की वजह से उसमें लूजिंग ना हो, उसको हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। नंबर सी पे आ जाता है विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स क्या होते हैं? विंड ब्रेक्स भी सेम ऐसा ही काम करते हैं। विंड ब्रेक्स क्या होते हैं? विंड ब्रेक्स होते हैं, ये क्या होता है? प्लांटिंग प्रोटेक्शन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? प्लांटिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्टिव प्लांटिंग, ये क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव प्लांटिंग होता है, प्रोटेक्टिव प्लांटिंग होती है, प्रोटेक्टिव प्लांटिंग अराउंड ए गार्डन, चाहे कोई गार्डन है उसके चारों ओर, प्लस या कोई फार्म है, ए फार्म, आर ए फील्ड, कोई फील्ड है उसके चारों ओर, अगेंस्ट दी स्ट्रॉन्ग विंड, अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उससे बचने के लिए हम प्रोटेक्टिव प्लांटिंग भी कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव प्लांटिंग में आप क्या कर सकते हैं? 2 से 3 रो की आप ट्री भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्री, श्रब वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो ये विंड ब्रेक्स हैं।
नंबर 4 पे जो हमने देखा था वो क्या था, लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन का मतलब समझना बच्चों, लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन का सीधा सा मतलब है कि ये हमारा मान लो रोड है, ठीक है, ये यहाँ पर आप क्या करो, लीनियर फॉर्म में क्या करो लोगों, ये लगा दो आप पेड़ पौधे, ये इस तरीके से लगे होते हैं ना रोड के, पब्लिक रोड के आसपास या रेलवे लाइन के आसपास, तो इसको हम बोल सकते हैं। तो हम प्लांटिंग फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज क्या बोल सकते हैं, प्लांटिंग फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज ऑन लीनियर स्ट्रिप लैंड, ऑन लीनियर स्ट्रिप लैंड on the side of road, canal bank and railway lines, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। क्लियर है, ये सब किसके, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के पार्ट है। इसके बाद बच्चा जो है नेक्स्ट जो भी 4-5 नंबर है क्या आता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट वही सेम है, इसको कम्युनिटी क्या बोलते हैं, वुड बोल्ट, क्या बोला जाता है इसको, वुड लॉट्स भी बोलते हैं, ठीक, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री भी हमने पढ़ लिया था, रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री, ठीक है, इसको एस्थेटिक फॉरेस्ट्री भी कहते हैं, याद रखना, एस्थेटिक फॉरेस्ट्री भी, जिसका हाई सेंस वैल्यू होता है ना, जैसे गार्डन वगैरह डेवलप करते हैं जहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर जाकर जो है बच्चे खेलते कूदते हैं, घूमने वगैरह वॉकिंग वगैरह की जगह होती है, उसको हम बोलते हैं रिक्रिएशन, इसको एस्थेटिक फॉरेस्ट्री भी कहा जाता है। बच्चा ये एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री आज हमने समझा, ठीक है। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम पूरा सिस्टम समझेंगे, कंपोनेंट जो हमने पढ़ा उसको डिटेल में समझेंगे, देन फिर हम कुछ जो प्रोडक्ट है फॉरेस्ट के उसके बारे में पढ़ेंगे, देन फॉरेस्ट ट्री जो है IMP उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। ऐसे 4-5 लेक्चर और होंगे जिसमें हमारी फॉरेस्ट्री डिटेल में कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे एक्ट्स हमें पढ़ने हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमें पढ़ने हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, बहुत सारे जो लॉ है, कानून है फॉरेस्ट से रिलेटेड, वो भी पढ़ना है। फॉरेस्ट रिपोर्ट में अभी नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट आने वाली है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट ही हम कंप्लीट कर लेंगे, फॉरेस्ट रिपोर्ट्स में बाद में आपको करवाऊंगा 2021 का कंपैरिजन के साथ, ठीक है बच्चा। 15 अगस्त के बाद मतलब 16 अगस्त से मैं आपकी क्लास 3 कर दूंगा, दिन में 3 क्लासेस हो जाएगी, तो एक महीने में लगभग 70-80 क्लासेस होगी, तो हमारा कोर्स ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने में कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो प्लीज़ बने रहिए, है ना, और आपने जो मुझ पर विश्वास दिखाया उस पर मैं बिल्कुल खरा उतरूँगा, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।